नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और अब हमारे पास लगभग एक महीने से भी कम या फिर लगभग एक महीना बचा हुआ है। तो अब समय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करें, क्योंकि एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू यही दो वो चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। ये बात ठीक है कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के तो आप क्वेश्चंस समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो आज से हम लोग रोज़ 20 एमसीक्यू की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 20 एमसीक्यूज़ डेली लेकर के आएंगे और उन्हें आप हमारे साथ ही लाइव सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शंस में उनके आंसर्स बताएंगे और हम आपको उन प्रश्नों को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसे और बढ़ते हैं अपने आज के पहले एमसीक्यू की तरफ। जैसा कि सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जो पहला एमसीक्यू है लिखा हुआ है, फूको फोकस्ड ऑन विच सेट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन हिज स्टडी ऑन क्राइम, बॉडी, मैडनेस एंड सेक्सुअलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे मिशेल फूको भाई साहब हैं, जिन्होंने जो कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं एक तरीके से मिशेल फूको, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी, चाहे वो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की हो, चाहे जीनियोलॉजी ऑफ पावर की हो, चाहे डिसिप्लिन एंड पनिश हो, बहुत सारी किताबें हैं। तो इस प्रश्न में इनसे पूछा जा रहा है कि फूको ने किन संस्थाओं पर फोकस किया अपने अध्ययन में, जिसमें कि वो क्राइम, बॉडी, मैडनेस और सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि फूको जो हैं वो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको फूको टारगेट करते हुए कहते हैं। और यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशंस बी ऑप्शन में दिख रही हैं। प्रिजन्स यानी कि कैदी जहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल्स यानी अस्पताल, और स्कूल यानी कि विद्यालय। फूको का मानना था कि ये वे संस्थाएं हैं जहाँ से स्टेट अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाता है या फिर जिनके सहारे स्टेट आपको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो इसलिए ये इन तीनों पर फूको ने काम किया है। यहीं पर फूको एक टर्म और बताते हैं जिसको कि हम जून पेनोप्टिकॉन कहते हैं, जिसको कि वो बताते हैं कि एक तरीके से सर्विलांस रखने के लिए या निगरानी रखने के लिए लोगों पर इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो प्रिजन्स, हॉस्पिटल और स्कूल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी है। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, हु प्रोपाउंडेड द थर्ड वेव कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। यानी कि सूचना समाज के संदर्भ में किसने थर्ड वेव जो कॉन्सेप्ट है, हमारा तीसरी लहर आप इसे हिंदी में कह सकते हैं, जो थर्ड वेव का कॉन्सेप्ट है वो किसने लेकर के आया या फिर किसने उसे सूचना समाज के संदर्भ में इंट्रोड्यूस किया। हालांकि पीवाईक्यूज है, आप जानते होंगे इस प्रश्न का जवाब। तो इसका जो सही आंसर है वो एल्विन टॉफलर हो जाएगा। एल्विन टॉफलर जो है वो सूचना समाज के लिए उन्होंने थर्ड वेव का कॉन्सेप्ट दिया और बताते हैं कि किस तरीके से सूचना के समाज में या फिर सूचनाएं कैसे नियंत्रित हो रही हैं और कैसे आधुनिक युग सूचना के द्वारा संचालित हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक प्रश्न आपके लिए कमेंट सेक्शन में मैं और छोड़ देता हूँ। एक और किताब है जिसका नाम है थर्ड वे। ये किसकी किताब है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट डज डिजिटल डिवाइड रेफर टू। डिजिटल डिवाइड हमें क्या बताता है। हम कई बार इस प्रश्न को या इस संदर्भ में बात कर चुके हैं। चैनल पर एक शॉर्ट्स भी इस बारे में अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है, व्हाट डज डिजिटल डिवाइड रेफर टू। डिजिटल डिवाइड जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है, और इसी मतलब को समझ के आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना है। इनकम गैप बिटवीन रूरल और अर्बन इंडिया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में आय के बीच का जो अंतराल है वो। द गल्फ बिटवीन दोज हु हैव एंड हु डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ आईसीटी, कुछ लोग जिनके पास सूचना का एक्सेसिबिलिटी है, सूचना को चलाने के साधन हैं और कुछ के पास नहीं है ये। या फिर इक्विटेबल डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग ऑल सोशल ग्रुप्स, सभी के पास सूचना का प्रसार हो पा रहा है कि नहीं। या फिर गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज,
विकसित और विकासशील देशों के बीच के गैप को हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल डिवाइड का जो मतलब है वो उन दोनों के बीच का है कि एक समूह है जिसके पास आईसीटी का एक्सेस है, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। तो एक समूह है जिसके पास आईसीटी का एक्सेस है, लेकिन एक समूह है जिसके पास इसका एक्सेस नहीं है, यानी द गल्फ जो खाई है, जो खाड़ी है उसके बीच की, यानी एक लोग हैं जो कि हैव हैं और एक हैं जो हैव नॉट हैं। तो इन दोनों के बीच का जो खाई है, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, उसी को हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। कमेंट सेक्शंस में आप हमें बताएंगे कि डिजिटल डिवाइड बुक किसकी है, क्योंकि एक थिंकर है और एक पीवाईक्यू भी है कि डिजिटल डिवाइड बुक किसकी है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डिजिटल डिवाइड किसकी किताब है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड मर्टन्स मेथोडोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल मैंडेट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मर्टन के संदर्भ में इनमें से किसे मेथोडोलॉजिकल यानी पद्धति शास्त्रीय और संस्थागत तौर पर ज़रूरी माना जाता है। वैसे तो आपको इसको देख करके कुछ याद आ रहा होगा, आपको इसको देख करके मर्टन का क्यूडॉस फ्रेमवर्क याद आ रहा होगा, जिसमें कि वो बात करते हैं कम्युनिज्म, यूनिवर्सलिज्म, है ना, और आपका डिसइंटरेस्टेडनेस और ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ पर तो इस हिसाब से चारों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। इनके पूछने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मेथोडोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल यानी पद्धति शास्त्रीय और संस्थागत तौर पर ज़रूरी हो जाता है या अनिवार्य हो जाता है, जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो वो सही ऑप्शन है ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म, क्योंकि इसका मतलब होता है संगठित संशयवाद। हिंदी में जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं संगठित संशयवाद। संगठित संशयवाद का मतलब है कि जब एक पूरी कम्युनिटी किसी चीज़ के प्रति संशय व्यक्त करती है, या फिर हम देखते हैं कि हाँ भाई ये इससे हम सहमत नहीं हैं या फिर ये बात ठीक नहीं है, तो हम उसे और उत्तर खोजने के और डायमेंशंस देखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म, संशय होना बहुत ज़रूरी है। अगर शंका ही नहीं होगी तो समाधान कहाँ से होगा। जैसे कहा जाता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब तक आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तब तक तो फिर आविष्कार कैसे होगा। तो ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म यानी संगठित संशयवाद जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। When was the first science policy formulated by the government of India? यानी भारत की पहली विज्ञान नीति भारत सरकार ने कब बनाई। When was the first science policy formulated by the government of India? तो चार ऑप्शन है। अब आप जानते हैं कि भाई 2003-2019 में तो नहीं आई होगी, एलिमिनेट करके भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। 1956 तो बहुत ही जल्दी हो गया। 1958 ठीक है, चलो, तो 1958 इसका सही जवाब हो सकता है। और ये वैसे याद भी होने की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको याद भी कर लेनी है। जैसे प्रथम विज्ञान नीति कब आई, है ना, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आपको पता होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली विज्ञान नीति कब आई, ठीक है, पहली शिक्षा नीति कब आई, ये भी पूछा गया है। दो चीज़ें हो गई है ना। और तीसरी पहली पर्यावरण नीति या पहली पर्यावरण पॉलिसी कब आई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पहला मतलब कुछ इस तरीके से जो दो तीन बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको इस संदर्भ में याद रखनी है कि विज्ञान नीति कब है, शिक्षा नीति कब है, पर्यावरण नीति कब है। क्योंकि अब पेपर का पैटर्न लगभग आप देख रहे हैं, हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं कि हाँ पेपर का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। तो आपको इन सब प्रश्नों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग अंडरलाइंस द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक स्फेयर इन डेमोक्रेसी। देखिए कीवर्ड्स मिलने शुरू हो गए। हु एमंग द फॉलोइंग, पब्लिक स्फेयर के बारे में बात किसने करी, फॉर आर्टिकुलेटिंग नीड ऑफ द सोसाइटी इन रिलेशन टू द स्टेट। राज्य के संदर्भ में किसने कहा कि अगर हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है या फिर हमें जो लोकतंत्र है उसकी जान है जो बचाए रखनी है, तो कैसे उसके लिए पब्लिक स्फेयर का महत्व है, ये किसने बताया। तो आप इसे कीवर्ड से भी कर सकते हैं कि पब्लिक स्फेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हेबरमास, जो यूगेन हेबरमास हैं, वो चर्चा करते हैं, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से आते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल के थ्योरिस्ट हैं और क्रिटिकल थियरी के लिए जाने जाते हैं। क्रिटिकल थियरी इन्होंने बताई जिसमें कि इन्होंने कई सारी चीज़ों की क्रिटिक करी। एक और बड़ा अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है जिसको कि ये नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट कहते हैं, कि तीन तरीके के नॉलेज हैं, तीन तरीके के इंटरेस्ट हैं।
एक और इसके अलावा इनका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको कि ये एक्शंस कहते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शंस भी बताते हैं। इसी के साथ साथ वो बताते हैं आइडियल स्पीच सिचुएशन के बारे में। आइडियल स्पीच सिचुएशन जिससे कि हम एक तरीके की इमेंसिपेशन ला सकेंगे, जिससे कि हम एक तरीके से आज़ादी मुक्ति ला सकेंगे। और मुक्ति किससे होगी? रूढ़िवाद से। मुक्ति किससे होगी? परंपरावाद से। और तब जा कर के समाज में रैशनैलिटी आएगी और समाज तार्किक बनेगा। तो हेबरमास की कुछ कुछ खास बातें हैं जो कि हम लोग ने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर, right to the development is an inalienable human right of the people that enable them to participate and enjoy। अगर हम एक यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की बात करें तो राइट टू डेवलपमेंट यानी विकसित होने का जो अधिकार है वो एक मानवाधिकार है और इसे मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मनुष्य को इनेबल देम टू पार्टिसिपेट एंड एंजॉय, क्योंकि ये उन्हें सहभागिता करने और उन्हें जीवन जीने को सिखाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, या फिर इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, जब हम विकास की बात करते हैं तो भाई ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारा आर्थिक विकास हो लेकिन सांस्कृतिक ना हो। तो चलो सबको ही लगा देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए, हाँ सोशल डेवलपमेंट भी चाहिए, कल्चरल भी चाहिए, पॉलिटिकल भी चाहिए, हर तरीके का डेवलपमेंट वी वांट। ठीक है। अब इसी के साथ कमेंट सेक्शंस में आप बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या सतत विकास की जो अवधारणा है वो कहाँ से आई है। सतत विकास की अवधारणा के बारे में चर्चा किसने की है, ठीक है, या किसने करी, मतलब कहाँ पर की गई और किस संदर्भ में की गई, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो कि गलत है। सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है, यानी कि बाकी 3 सही हैं, कोई एक गलत है। तो आइए देखते हैं। क्या रूरल सोसाइटी में होमोजेनिटी होती है? जी हाँ होती है। क्या अर्बन सोसाइटी में हेट्रोजेनिटी होती है? जी हाँ बिल्कुल होती है। अर्बन सोसाइटी का तो नेचर ही है हेट्रोजेनिटी। क्या रूरल सोसाइटी में फेस टू फेस इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं? हाँ बिल्कुल देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप मुझे बताएं, क्या अर्बन सोसाइटी में क्लोजनेस नाम की चीज़ होती है क्या? वी फीलिंग नाम की चीज़ होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अर्बन सोसाइटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्बन सोसाइटी में क्लोजनेस नाम की तो चीज़ ही नहीं है, हम की भावना तो वहाँ पाई ही नहीं जाती है। वहाँ पर क्या पाया जाता है, जैसे कि जो पार्क बताते हैं, पार्क एंड बर्गेस बताते हैं, एनोनिमिटी पाई जाती है। क्या होता है भाई एनोनिमिटी? अनामता। ठीक है, एनोनिमिटी पाई जाती है, वहाँ पे किसी को किसी से मतलब नहीं है। वहाँ पर इंडिविजुअलिटी पाई जाती है, ज़्यादा लोग अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसे क्या होता है या फिर किसी के साथ क्या हो रहा है, उन्हें बस अपने से मतलब है। वहाँ पर वी फीलिंग का अभाव पाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक प्रश्न है, आप बताएंगे कि अर्बनिज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये किसने कहा है? अर्बनिज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ किसने बताया है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलरिज्म आप जानते हैं, इसको धर्मनिरपेक्षवाद कहते हैं या धर्मनिरपेक्षता कह देते हैं कई बार। एम एन श्रीनिवास साहब इसी कॉन्सेप्ट को लौकिकीकरण कह देते हैं। ठीक है, हालांकि लौकिकीकरण अलग है और धर्मनिरपेक्षतावाद अलग है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप वीडियोस देखिए, उसमें हम लोगों ने इस बारे में चर्चा किया हुआ है। तो फिलहाल इस प्रश्न में पूछा गया है कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया डिनोट्स क्या है, यानी अगर भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता हमें क्या बताने की कोशिश करती है? प्रमोटिंग मेजोरिटेरियन रिलीजियस बिलीफ्स, जो मेजॉरिटी में है उनके धार्मिक विचार को बढ़ावा देती है क्या? जी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। प्रमोटिंग माइनॉरिटी रिलीजियस प्रैक्टिस, जी नहीं, मतलब ये भी गलत हो गया। सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, क्या धर्म को राजनीति से अलग कर देती है? नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। तो सही क्या बचा? एक ही बचा। क्या लिखा हुआ है? गिविंग ऑल रिलीजियस ग्रुप्स इक्वल राइट्स, यानी सभी धार्मिक समूहों को बराबर के अधिकार, एंड
अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर मिलने चाहिए किस बात के, अपहोल्ड देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, अपनी धार्मिक मान्यताओं को ऊंचा उठाने के लिए, अपने धार्मिक मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए उन सभी को मौका मिलना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रश्नों को लगाना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली रिलेटिंग टू मोरालिटी, नैतिकता के साथ क्या चीज़ है जो जुड़ी हुई नहीं है, कौन सी एक चीज़ नैतिकता के साथ जुड़ी नहीं है। आइए देखते हैं। इट इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल कंसर्न विद गुड और एविल्स, नैतिकता में गुड और एविल की तो कोई बात नहीं होती है, क्योंकि गुड और एविल तो मोरालिटी बताती ही नहीं है, तो ये भी गलत है। इट इज़ एक्सेप्टेड एट लार्ज इन अ कम्युनिटी, क्या बहुत सारे लोग उसको मानते हैं, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन चलो आगे देख लेते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू कस्टम्स फैशन एंड कन्वेंशंस, नहीं बिल्कुल नहीं। इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हाँ ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। जो नैतिकता होगी, जो नैतिक मूल्य होंगे, जब हम मॉरल वैल्यूज़ पढ़ते हैं तो वैल्यूज़ की बेसिक बात क्या है कि वैल्यूज़ इज समथिंग दैट मेक्स अस वैल्यूएबल, जो कि हमें मूल्यवान बनाते हैं। एंड जो सबसे द बेसिक एंड द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द वैल्यूज़ इज वैल्यूज़ आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो मूल्य हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, वो सभी पर इक्वली लागू होते हैं। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ किसकी बुक है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ किसकी बुक है। आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12, द बिलीफ इन द स्पिरिट्स ऑफ द डेड, कितना शानदार क्वेश्चन है। द बिलीफ यानी ऐसी मरे हुए लोगों की आत्मा में विश्वास, दोज आर सपोज टू बी इनहैबिटेटिंग इन ट्रीज, जो कि ऐसा मानते हैं कि ये पेड़ में रहती है, प्लांट्स पौधों में रहती है, लेक्स झीलों में रहती है, एंड रिवर्स नदियों में रहती है, टू कम्युनिकेट विद मैन, और आदमियों से बातें करती है। तो इसे क्या कहते हैं। पहली दृष्टया या पहली बार देख करके आपको इस प्रश्न का उत्तर एनिमिज्म लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर एनिमिज्म नहीं है भैया। इसका आंसर सुपरस्टिशन भी नहीं है, फिटिसिज्म भी नहीं है, बल्कि इसका आंसर टोटेमिज्म है। याद करिए डरखाइम की बात, जिसमें कि डरखाइम एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो उनकी किताब है, जिसमें कि वो बताते हैं कि टोटेमिज्म क्या है। वो डेफिनेशन याद करिए। डरखाइम कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ में एक अलौकिक सत्ता का विश्वास होना, इन ट्रीज, प्लांट्स, लेक, रिवर्स, किसी भी चीज़ में अलौकिक सत्ता का वास होना और उसकी पूजा करना, उसको मानना, उसको खुश करने का भाव रखना, ये क्या कहलाता है, टोटेमिज्म कहलाता है। टोटेमिज्म क्या है, एक बिलीफ है कि जो चीज़ें पेड़ पौधे जानवर बिच्छू छिपकली किसी में भी, तो उसमें अगर कोई अलौकिक शक्ति पाई जा रही है जो कि कैसी है, जो कि हमसे ज़्यादा अच्छी है, जो कि हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोटेमिज्म कहते हैं। तो इसका आंसर टोटेमिज्म हो जाएगा। केवल स्पिरिट देख करके, केवल आत्मा देख करके आपको इसका आंसर एनिमिज्म नहीं लगाना है, अदरवाइज योर आंसर्स वुड बी रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है, पढ़ना है, और उसके बाद आपको लगाना है। इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन और भी है कि रिलीजन की जो नेचुरलिज्म की थियरी है, यानी प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है, वो किसने दिया हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शंस में बताएंगे। आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सरल है। हु डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी क्षैतिज समूह और ऊर्ध्वाधर समूहों में किसने बांटा है। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, लेकिन चलिए अच्छा है, कठिन के साथ आप इजी भी प्रैक्टिस करिए। क्षैतिज समूह और ऊर्ध्वाधर समूहों में किसने बांटा है, तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो डेविड मिलर है। ठीक है, डेविड मिलर ने इसको जो है बांटा है। आपके लिए काम क्या है, आपके लिए काम यह है कि कूले ने भी दो तरीके के समूह बांटे हैं, टॉनीज ने भी दो तरीके के समूह बांटे हैं, वो आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और अगला क्वेश्चन तो देखिए इसी बात पर आ भी गया कि हु क्लासिफाइड ग्रुप्स इनटू डायड एंड ट्रायड, यानी द्वय या द्विक और त्रिक जिसे आप कहते हैं, द्विक और त्रिक में किसने बांटा है। तो इसका तो सीधा सा आंसर जॉर्ज सिमेल हो जाएगा। सिमेल ने जो है
बताया है कि एक द्वय समूह होता है और एक त्रय समूह होता है, डायड का और ट्रायड का। जब डायड के समूह में ट्रायड की एंट्री होती है या कैसे, वो जो पूरा उन्होंने चीज़ें बताई कि समूहों के आकार के आधार पर किस तरीके से हम द्वय और त्रय की बात को देखते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए काम ये है कि आपको गिडेंस की कोई एक बुक कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। आगे देखते हैं। Who propounded the social construction of technological system? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। Who propounded the social construction of technological system? नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। Who propounded the social construction of technological system? इसका जो सही आंसर है, इस तरीके के प्रश्न कई बार आप तुक्के में भी करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बिजकर एंड पिंच हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो बिजकर एंड पिंच हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बाद में पढ़ भी सकते हैं। तो इसका सही जवाब बिजकर एंड पिंच हो जाएगा। आपके लिए काम ये है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एक बुक है, बहुत फेमस है, बहुत रिनोन्ड बुक है। तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी बुक है, ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। आगे देखते हैं, आइए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय डी.एन. धनागरे? आप जानते हैं डी.एन. धनागरे को, आपने नाम सुना हुआ है, आपने उनकी बुक्स पढ़ी हैं, और आपको इतना, जिसने नहीं भी पढ़ी है एटलीस्ट वो उतना तो जानते ही होंगे कि उन्होंने, उनका बेसिक काम करने का जो क्षेत्र है वो क्या है। ठीक है, जनरली जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप सबसे पहले पीजेंट मूवमेंट या मूवमेंट, सोशल मूवमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय, यानी कौन सी किताब धनागरे ने नहीं लिखी है। ध्यान से सुनेंगे, कौन सी किताब धनागरे ने नहीं लिखी है। तो पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया बाय डी.एन. धनागरे, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोशियोलॉजी बाय डी.एन. धनागरे, पॉपुलिज्म एंड पावर बाय डी.एन. धनागरे, एंड प्रोटेस्ट एंड चेंज is not written by D.N. Dhanagare. तो the right answer will be protest and change। जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो प्रोटेस्ट एंड चेंज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भैया हमको मिलाना है, हमें ये चार मिलाने वाली चीज़ें दी गई हैं, इनको मिलाना है। आइए देखते हैं। तो आपको पता ही है कि सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ जो क्वेश्चन है वो आई.पी. देसाई की बुक है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया जो है ये के.एम. कपाड़िया की है, आप जानते हैं। वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न विलियम जे गूडे, और द हाउस होल्ड डायमेंशंस ऑफ द फैमिली इन इंडिया ये ए.एम. शाह। तो ये चारों किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लेकर के रख सकते हैं और आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ से जो आपका कोड बना वो क्या बना, A2 B1 C4 और D3। ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्या हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 पहला वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से द राइट आंसर विल बी ए। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु एमंग द फॉलोइंग डज नॉट एक्सेप्ट द विलेज एज अ यूजफुल यूनिट फॉर सोशियोलॉजी स्टडी? निम्नलिखित में से कौन ऐसा नहीं मानता था कि गांव जो है वो अध्ययन के लिए ज़रूरी है, या गांव जो है समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए ज़रूरी है? अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कॉमन सेंस। हमने दो तरीके के पर्सपेक्टिव्स पढ़े, फटाफट देखते हैं। बुक व्यू एंड फील्ड व्यू। हम ये मानते हैं कि बुक फील्ड व्यू वाले आर मोर फोकसिंग अबाउट द रूरल स्टडीज़ एंड फील्ड वर्क, है ना, वो गांव की अध्ययन करते हैं, चाहे वो डी.एन. मजूमदार हो, चाहे एम.एन. श्रीनिवास हो, बी.आर. चौहान हो, एस.सी. दुबे हो, मैक्यू मेरियट हो, अंद्रे बेत्ती, कोई भी हो, दे ऑल आर सपोर्टेड द फील्ड व्यू। लेकिन बुक व्यू वाले क्या कहते हैं, अरे गांव जाना बेकार है, गांव जाके क्या फ़ायदा, पहले आओ हमारे जो टेक्स्ट हैं उनको रीड करो, जो रीड टेक्स्ट है ना, और उसी को पढ़ के स्टडी करो। तो ये बात क्या क्या हो रही है, ये बात हो रही है कि कौन ऐसा मानता है कि फील्ड विजिट अच्छी नहीं है, विलेज एज विलेज डज नॉट एक्सेप्ट द विलेज एज अ यूजफुल यूनिट फॉर सोशियोलॉजी स्टडी, जो गांव का अध्ययन है वो अच्छा नहीं है। तो ये बात कौन कह सकता है, कोई फील्ड व्यूअर तो नहीं खुद को कहेगा। तो फील्ड व्यूअर को हटा दो, एम.एन. श्रीनिवास को हटा दो, एफ.जी. बेले को हटा दो, ए.सी. मेलर को हटा दो, बचा कौन, डूमो, क्योंकि डूमो
जो है वो बुक व्यू को सपोर्ट करते हैं। तो डूमा जो है कह रहे हैं कि जो गांव है वो एक बहुत अच्छी यूनिट नहीं हो सकती है सोशियोलॉजी की स्टडी के लिए, बल्कि हमें टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस ऑफ अ सोशल ग्रुप। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा इसको। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद हमें जनजातियों के संदर्भ में समझाता है या फिर जनजातियों को एक सामाजिक समूह के तौर पर देखता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आर्टिकल 342 हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 342 हमें बताता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टेटस या शेड्यूल्ड ट्राइब के एक सामाजिक समूह के बारे में। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आर्टिकल 377 किसके लिए है और क्या बताता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया। नई किताब है और नेट के सिलेबस के यूनिट 8 में, जो कि फैमिली, मैरिज और किनशिप वाला है, उसमें यूज़फुल हो सकती है। पूछा गया है रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया किसकी बुक है। अब आपने इरावती कर्वे की तो लगभग सारी किताबें पढ़ी हैं, वो उनकी तो नहीं है। IP देसाई की भी नहीं है। AM शाह भी आपने लगभग तो पढ़ा ही है। पॉलिन कोलेंडा आपने नहीं पढ़ा होगा हो सकता है, तो ये बुक पॉलिन कोलेंडा की हो सकती है और पॉलिन कोलेंडा की ही है भी। तो इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए बस आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य लेकर के चलना है, थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करना है। ठीक है, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नए क्वेश्चंस आप तक लेकर के आएँ, और हर दिन हम लोग ऐसे 20-20 क्वेश्चन यूट्यूब पर सॉल्व करेंगे ठीक इसी समय पर। तो आप बस इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन करें और एक प्रश्न के साथ कई सारे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट बातें जान सकें। तो वीडियो को शेयर करिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिए, क्योंकि इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी। क्योंकि वीडियो देख करके, केवल सुन करके या केवल लिख करके आप याद नहीं कर सकते, आपको साथ में पार्टिसिपेट करना होता है। और जब आप साथ में पार्टिसिपेट करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन करेंगी और आपको याद भी हो जाएंगी। तो ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।